हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को तो हम कवर कर ही चुके थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर, रिलीजियस टेम्परामेंट, उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब हम विजयनगर एम्पायर के ही, विजयनगर किंगडम के ही एक कंटेम्प्ररी किंगडम्स को या कंटेम्प्ररी डायनेस्टीज को स्टडी करते हैं, जिसका नाम है बहमानी सल्तनत या फिर डेक्कन सल्तनत। अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर आप यहाँ पर आओ, ये विजयनगर एम्पायर है और ऊपर है यहाँ पर आपका डेक्कन सल्तनत। मैंने जैसा कि आपको बता रखा है, पहले भी बता रखा है काफ़ी बार मैंने इस चैप्टर में आपको, कि दिल्ली सल्तनत नहीं है, ना ही इसका कुछ दिल्ली सल्तनत से लेना देना है। बस बात यह है, दक्षिण भारत में इस इलाके में, जैसा कि आप नाम भी देख पा रहे हो, अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, गोलकोंडा, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास वाले इलाके में मुसलमान रूलर्स का शासन है। इसलिए इनको, और ये दक्षिण भारत में बसे हुए हैं, इसलिए इनको दक्कनी या फिर दक्षिण भारत के या डेक्कन सल्तनत बोला जाता है। ठीक है, अब यहीं से एक लिंक हमारा शुरू होता है विद रिस्पेक्ट टू बहमानी सल्तनत या फिर बहमानी किंगडम, 1347 टू 1527। ठीक है, 14th सेंचुरी में विजयनगर किंगडम के साथ एक और पावरफुल किंगडम उनका कंटेम्प्रेरी दक्षिण भारत के अंदर राइज करता है, जिसको बोला जाता है बहमानी किंगडम या फिर बहमानी सल्तनत। अब जो डेक्कन रीजन है, ये दिल्ली सल्तनत का ही एक पार्ट था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी। तो इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन द डेक्कन, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहां पर क्या करा था, आमिरन ए सदा, ऑल्सो नोन एज सदा आमिर, ये स्टैब्लिश करे थे। अब ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ 100 विलेजेस। दक्षिण भारत में उसने लगभग 100 गांव के अलग अलग मुखिया को चुना था, जिसका टाइटल बोला जाता है, कहा जाता है आमिरन ए सदा या फिर सदा आमिर। 1337 के बाद ही, यानी कि ये जो बहमानी सल्तनत है, इसकी जड़ को मतलब इसकी जो जड़ है वो, उसकी नींव ऑलरेडी रख दी गई थी, वो बीज बो दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। लेकिन दक्षिण भारत में आगे चलकर ये इतने पावरफुल हो जाएंगे कि दक्षिण भारत में इनका जो वर्चस्व है वो इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि ये विजयनगर एम्पायर वालों के साथ, जो कि कंटेम्प्रेरी थे दिल्ली सल्तनत के भी और डेक्कन सल्तनत के तो है ही कंटेम्प्रेरी, उनके साथ इनकी डायरेक्ट टसल होगी। लेकिन फिर भी जैसा कि आप पढ़ते हुए आते हो अभी तक इस चैप्टर के अंदर, कि बात चाहे आप फिर गजापति रूलर्स की कर लो, या विजयनगर एम्पायर की कर लो, या डेक्कन के सुल्तानों की कर लो, रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना फिर भी इनका एक मकसद रहा है। ठीक है, जैसा कि एक ये वाली एनालिसिस बिल्कुल भी मत भूलना, इन सबके बीच में आपस में कोई बहुत अच्छे रिश्ते शुरू से नहीं थे। ग्रैंड अलायंस तो ये बाद में बनती है, ये शुरू शुरू में आपस में भिड़ रहे थे सारे के सारे डेक्कन के सुल्तान। तो सदाशिव राय ने इसी का फायदा उठाने की कोशिश करी थी। ठीक है, ही ट्राइड टू बैलेंस द डेक्कन पावर्स बाय प्लेइंग वन अगेंस्ट अनदर। वो अलग बात है कि बाद में डेक्कन स्टेट्स ने सिर्फ बेरार को हटाकर एक कॉन्फेडरेसी जो है वो बना ली थी, और उन्होंने फिर विजयनगर एम्पायर को इन बैटल ऑफ बनीहट्टी, बैटल ऑफ तलीकोटा या बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, कुछ भी कह लो, तीनों में से कोई भी नाम कह लो, एक ही बात है, उसमें फिर सदाशिव राय उसकी फोर्सेस, या कुल मिलाकर विजयनगर एम्पायर की फोर्सेस को हराया था। और विजयनगर एम्पायर फिर, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, जो कि इतना वास्ट एम्पायर था, वो सिर्फ एक
कोने तक जाकर एक सिमटकर एक एम्पायर रह गया था, इतना इतना बन गया था फिर वो एम्पायर, जितनी मैंने ये डॉट बनाई है, सिर्फ इतना बड़ा एम्पायर होकर एक कोने तक सिमट कर रह गया था वो एम्पायर। ठीक है, तो 1337 सी के बाद से ही कन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन द ऑफिसर्स इन डेक्कन एंड द दिल्ली सल्तनत इट एक्सेलरेटेड। मैंने आपको बताया ना कि नींव जड़ तो भले ही दिल्ली सल्तनत ने रखी इसकी, लेकिन डेक्कन के सुल्तान दिल्ली सल्तनत वाले सुल्तानों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ठीक है, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द डेक्कन इन 1347 सी। इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया था कि इनका और दिल्ली सल्तनत वालों का कोई लिंक नहीं है, बिकॉज इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था 1347 में। 10 साल में जो ये लड़ाई चलती रहेगी फ्रॉम 1337 टू 1347, और इन्होंने अपनी डेक्कन सुल्तानों ने अपनी कैपिटल कहां बनाई? एट गुलबर्ग इन आंध्र प्रदेश। गुलबर्ग रीजन, वैसे आप याद रखना रीजन तो देखो आपको सारी पता होना चाहिए कि पुराना नाम क्या नया नाम क्या है। मैं इसमें एक बारी ना गलती कर चुका हूँ, फ्लो में मैंने इसको जम्मू एंड कश्मीर समझ लिया था, एक कोई टेस्ट सीरीज कर रहा था या पता नहीं क्या, और गुलबर्ग मार्क करने में मुझसे गलती हो गई थी। तो आप याद रखना गुलबर्ग जो जगह है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इट्स फाउंडर, हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में नाम सुना था इसका, हसन गंगू। ही अज्यूम द टाइटल अलाउद्दीन हसन behman शाह, और ये जो behman शाह जो वर्ड है इसी से शुरुआत होती है behmani किंगडम की। ऐसी हाँ बताओ, एक सेकंड करना नहीं, वो हाँ उसी रीजन का पार्ट है, मतलब टू बी प्रिसाइज गुलबर्ग जो है वो वैसे आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वो ए साइलेंट होता है। अच्छा, सिटी इन कर्नाटका, हाँ तो उसके रीजन के आसपास है, क्योंकि बात यहाँ पर बॉर्डर पे होगा, मतलब काइंड ऑफ ऐसा मान लो आप आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका मार्क कर लो ये, क्योंकि और भी बुक्स में, हाँ और भी बुक्स में ना आंध्र प्रदेश ही दे रखा है, कृष्णा रेड्डी वगैरह में बॉर्डर पे होगा। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा इसको, तो जो भी कर लेते हैं। ठीक है, बिदार है यहाँ पे, तेलंगाना यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, प्रोमिनेंटली अगर स्पेसिफिक अगर इसकी लोकेशन की पिन पॉइंटेडली बात करें तो ठकुरन थैंक यू, जैसा कि आपने कहा वो कर्नाटका में ही है, और क्योंकि बॉर्डर पे वो आ रहा है बिरार रीजन के आसपास, तो वो आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका जो है वो हो सकता है। ठीक है, अक्सर हर जगह पर आंध्र प्रदेश ही दे रखा है, वैसे तो कोई बात नहीं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि हाँ मैं तो बस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में चला गया था ना इसको, मतलब सोचने के लिए कि गुलबर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो एज ही ट्रेस इज डिसेंट फ्रॉम द मिथिकल हीरो ऑफ ईरान behman शाह, एंड द किंगडम वॉज नेम द behmani सल्तनत आफ्टर हिम। ठीक है, ओरिजिनल नाम इसका क्या था? हसन गंगू। टाइटल क्या अज्यूम करा? अलाउद्दीन हसन behman शाह। ओके, और अपनी लीनेज अपनी जो डिसेंट है वो कहाँ से क्लेम करता है? ये ईरान के एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर से, फिगर से, behman शाह, और इस्टेब्लिश करता है behmani सल्तनत। तो सिंस आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक देयर वर नो अटेम्प्ट्स बाय द दिल्ली सल्तनत टू कंट्रोल द डेक्कन रीजन, क्योंकि आप खुद ही देख लो, अगर हम बात करें सख्त सल की, स्लेव, खिलजी, लोधीस,
सॉरी, स्लेव खिलजीस तुगलक। तुगलक में अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक को अगर पढ़ते हो तो आपको तो पता लग ही जाता है, इसके बाद से दिल्ली सल्तनत की डाउनफॉल स्टार्ट हो गई थी, है ना। उतना ज्यादा प्रॉस्परस नहीं रह गया था दिल्ली सल्तनत, कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशनिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। जो इनके प्रोविंशियल टेरिटरीज थे वो स्वतंत्र होने की एक कागार पर जो है यहाँ पर आ गए थे, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ या टेन्योर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक देयर वर नो अटेम्प्ट्स बाय द दिल्ली सल्तनत के वो डेक्कन रीजन को कंट्रोल करें, एंड देयरफॉर बहमानी सुल्तान्स विदाउट एनी चेक्स दे एनेक्स द अदर पार्ट्स ऑफ द किंगडम टू। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्विजिशन was the control over Dhabol, an important port on the west coast. वेस्ट कोस्ट के ऊपर ये सारा का सारा अपना कब्जा क्यों जमाना चाह रहे हैं? जैसा कि आपने विजयनगर एम्पायर के कंटेक्स्ट में भी देखा था, याद है, मालाबार कोस्ट के ऊपर वो कब्जा अपना जमाना चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यापार ज्यादातर कौन से रीजन से दोबारा होना शुरू हो गया था? या समुद्र से हो रहा तो मयूर, वो तो फिर बंगाल की साइड से भी हो सकता है। वेस्टर्न नेशंस, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप, ठीक है। घोड़े वगैरह वहां से आते थे ना, और पोर्चुगीज वगैरह भी यहां पर आते थे सामान लेकर, व्यापार करके। तो इनको भी लगता था कि व्यापार में हमारा एक हाथ हो, भले ही वो यूरोपियन पावर्स के साथ ना हो, लेकिन एटलीस्ट सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट तक तो हमारी पकड़ बने ही बने। तो हम बात करते हैं हसन गंगू की, जिसने टाइटल रखा अपना अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, 1347 टू 1358, 11 साल का टेन्योर है। तो क्या करा इसने? ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द बहमानी सल्तनत। ये एक अफगान एडवेंचरर था who began his career as a general serving under the सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि दिल्ली सुल्तान के तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत काम करता था, उसका जनरल था, और दक्षिण भारत में इसको अपॉइंट करा गया था। नजीर उद्दीन इस्माइल शाह, जिसने दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट रिवोल्ट करा था, ही स्टेप डाउन इन फेवर ऑफ बहमान शाह। हाउएवर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन फरिश्ता, हिज ओरिजिनल नेम वॉज हसन गंगू, as he had earlier served in the service of a Brahman named Gangu, and he adopted the word Behman Shah as a tribute to his Brahman patron. यानी कि अगर ओरिजिनल नेम हसन गंगू है तो क्या, और बाद में जब ये अलाउद्दीन हसन बहमान शाह अपना नाम रख रहा है, तो क्या मैं इसको एक हिंदू कन्वर्ट बोल सकता हूं? मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करने के लिए, या फिर या तो विलिंगली या अनविलिंगली, लेकिन क्या मैं इसको एक हिंदू कन्वर्ट बोल सकता हूं? अ हिंदू गॉट कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम, ऐसा है? बिल्कुल। लगातार इसके कार्यकाल में जब इसने अपने आप को स्टैब्लिश करा दक्षिण भारत में और बहमानी किंगडम बनाने का सपना इसने देखा, एकदम से तो नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक से थोड़ी सी इसकी भिड़प होगी, ये देखेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का वीक पड़ रहा है या तुगलक डायनेस्टी का वीक पड़ रही है, तब जाकर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेगा। लेकिन जैसे भी करके जितने भी टाइम के लिए इसने आप कह लो कि बहमानी एम्पायर को स्टैब्लिश करने का जो सपना देख रहा था दक्षिण भारत में, रेगुलरली इसकी लड़ाई होती रहती थी विजयनगर किंगडम वालों के साथ और वारंगल स्टेट के साथ भी। इसने अपना पहला कैंपेन वारंगल के अगेंस्ट 1350 ही में लीड करा, और उसका जो रूलर था कपाया नायक, ठीक है, ही फोर्स्ड इट्स रूलर कपाया नायक टू सीड हिम द फोर्ट्रेस ऑफ कोलास। इसकी डेथ के टाइम पर किंगडम स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम द वेनगंगा रिवर टू कृष्णा रिवर, एंड ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम भोंगी टू दौलताबाद। कुल मिलाकर रीजन वही रहेगा इसका, महाराष्ट्र और थोड़ा सा मतलब गुजरात रीजन को टच करता हुआ, ठीक है। अभी हम और देखते हैं डेक्कन के सुल्तानों के बारे में, तब आपको और ज़्यादा उनके बारे में समझ में आएगा। उसके बाद मोहम्मद शाह वन, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं है।
सबसे पहले हसन गंगू, दूसरा नाम उसका अडॉप्टेड टाइटल अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, 1347 टू 1358। 1358 से 1377 तक टेन्योर गिवन है, लेकिन ये संभालता ही रह गया हसन गंगू की डेथ के बाद। मोहम्मद शाह वन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ अवेलेबल नहीं है खास इसके बारे में। उसके बाद ताज उद्दीन फिरोज शाह, 1397 टू 1422। ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट रिमार्केबल फिगर इन द बहमानी सल्तनत एंड ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। इसने बहमानी किंगडम की एक्सपेंशनिज्म को स्टार्ट करा टुवर्ड्स बेरार बाय डिफीटिंग द गोंड राजा नरसिंह राय ऑफ खेरला। केरला नहीं है, खेरला। A huge amount of money, gold and silver was paid to Firoz and the daughter of Rai, नरसिंह राय, जो कि गौंड राजा था, मैरिड टू ताजुद्दीन फिरोज शाह। बाद में इसने विजयनगर को भी इन्वेड करा, कुछ जीत भी इसको हासिल हुई 1398 सीई में और 1408 सीई में, बट फेस्ड अ डिफीट इन 1420 सीई एट द हैंड्स ऑफ देवरायवन, जब हमने देवरायवन के कंटेक्स्ट में पढ़ा भी था। He was well acquainted with the religious sciences, commentaries on the Quran, jurisprudence and natural sciences too. Botany, geometry, logic, इन सब के बारे में जानता था और इन सब के बारे में पढ़ने के लिए दिलचस्पी रखता था। ये एक अच्छा कैलीग्राफिस्ट था, कवि था, एंड ही कंपोज्ड एक्सटेम्पोर वर्सेस। मतलब कुल मिलाकर ऐसी कविताएं जहाँ पर रिदम तो है, राइम तो है ही, लेकिन एक इनोवेटिव टेंडेंसी के साथ, जो कि किसी के बारे में कमेंट्री भी हो, वो कविता की फॉर्म में हो, तारीफ भी हो जाए, काइंड ऑफ प्रशस्ति जैसे हम लोग जिसको कहते हैं, और एक फ्लो में इनोवेटिव, मतलब ऑन द स्पॉट बैठ कर जैसे कोई चार लाइनों की जो है वो रचना कर देता है, ठीक है, और बिना पढ़े उसको बोलना। एक्सटेम्पोर का मतलब ही ये होता है बिना पढ़े बोलना। अब मैं आपको एक्सटेम्पोर की एक खास बात बताता हूँ। अच्छे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, चाहे उनका जितना मर्जी नाम हो, वो लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वो चिट्ठा निकाल के ही बोलते हैं, चिट्ठा देख के बोलते हैं। पहला ट्रेंड जो स्टार्ट करा गया था ऐसा, या आज तक जो भी एक टॉप के जो दिग्गज नेता रहे हैं जो बिना पढ़े जो बोलते हैं, एक नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, दूसरा नरेंद्र मोदी का। आज तक ये कभी भी चिट्ठा लेकर नहीं जाते हैं, कोई डायरी लेकर नहीं गए आज तक कभी, कोई मतलब इनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं इनको जो भी चीज़ लिख कर देते हैं। मेमोरी दोनों की इतनी शार्प थी इसकी, इनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी और नरेंद्र मोदी जी की भी, कि ये एक्सटेम्पोर में बोलते हैं कुछ भी। एक्सटेम्पोर का मतलब ये होता है जब आपको रेफर ना करना पड़े कोई भी चीज़, और आप फ्लो में बिल्कुल वैसे बोलो, और अपने चेहरे पे शिकन ना दिखे कि आप कोई लाइन भूल रहे हो। अगर आप भूल भी रहे हो तो ऑन द स्पॉट आपको बातों को मोल्ड करना, अपनी बातें पोर्ट्रे करना, वो आना चाहिए। ये एक एक्सटेम्पोर पर्सन की कहानी होती है, इसको एक्सटेम्पोर बोला जाता है। जब आप फ्लो में बिना देखे, बिना किसी चीज़ का सहारा लिए जब आप कोई चीज़ करते हो, तो ये एक ऐसा कवि था कि जिसने मतलब मान लो कि 4 लाइनों की कोई रचना कर ली, अब मतलब कविता की कोई लाइन की रचना कर ली इसने, ठीक है, तो ये इसको फ्लो में ही बोलेगा, ये इसको याद रहेंगे हमेशा, ऐसा था ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, ही वॉज वेल वर्स नॉट ओनली इन तेलुगु, कन्नड़ एंड मराठी, बट ऑल्सो इन पर्शियन, अरेबिक एंड टर्किश, ठीक है। ही इनकरेज द परस्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और इसने एक ऑब्जर्वेटरी भी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी बिल्ड करी थी नियर दौलताबाद। एंड ही इंडक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और ऐसा बोला जाता है दैट इट वॉज फ्रॉम हिज टाइम दैट डेक्कन ब्राह्मण्स बिकेम डोमिनेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अहमद शाह वाली, ठीक है, 1422 टू 1435 सी। फिरोज शाह की डिफीट के बाद 1420 सी में एट द हैंड्स ऑफ देवरायवन, ही वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर अहमद शाह वन। Ahmad Shah I, who is called a Saint Wali on account of his association with the famous Sufi saint गेसु दरास। संतों का प्रचलन यहां पर शुरू हो चुका था मुसलमान धर्म में भी, और ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा
जब हिंदूज के लिए आएगी भक्ति मूवमेंट और मुसलमानों के लिए सूफी मूवमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। जैसा कि दिल्ली सल्तनत के साथ भी आपने एक एसोसिएटेड सूफी संत का नाम सुना होगा, सुना था ना, बख्तियार काकी, है ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार उन्हीं की याद में बनवाया था, नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। वेरी गुड। बिजली भी गिरी थी एक बार के लिए उस पर आगे चलकर, गेसुदरास। तो ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर द डोमिनेशन ऑफ द साउथ ईस्टर्न सी बोर्ड एंड इन ऑर्डर टू पनिश द रूलर ऑफ वरंगल फॉर साइडिंग विद द विजयनगर, उसका साथ देने के लिए प्रीवियस बैटल में, यानी कि ये 1420 में जो बैटल हुआ था देवराय वन के साथ, ये भाई था ना इसका फिरोज शाह का, ठीक है। तो ही इन्वेटेड वरंगल फ्रॉम 1424 टू 1425 एंड डिफीटेड एंड किल्ड इट्स रूलर एंड उसका एनेक्सेशन कर दिया था बड़ी सारी टेरिटरीज का वहां पर। आफ्टर दिस ही टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स मालवा रीजन, 10 साल तक लगभग 1425 से लेकर 1435 तक, गोंडवाना रीजन एंड कोंकण रीजन। इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था अपने टाइम पर फ्रॉम गुलबार्ग इन कर्नाटका टू बेदार। उसके बाद हुमायूं शाह 1458 टू 61, बहुत छोटा सा टेन्योर है इसका, 3 साल। ग्रेटली इंप्रेस्ड विद हिज मिलिट्री जीनियस, हुमायूं अपॉइंटेड महमूद गवन, who later emerged as one of the most important personality of बहमानी किंगडम। अपना मिनिस्टर इसने अपॉइंट कर लिया था ऐसे एक पर्सन को जिसका नाम था महमूद गवन, जिसने बड़े सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। हुमायूं का कार्यकाल बहुत छोटा था। इसकी डेथ के बाद महमूद गवन जो है, ही बिकेम द गार्जियन ऑफ हिज माइनर प्रिंस निज़ाम शाह 1461 टू 63। इस चीज का ख्याल ना कि जैसे ये माइनर प्रिंस है और हमें इस टाइम पर इन्वेट नहीं करना चाहिए बहमानी किंगडम को या फिर डेक्कन सल्तनत को, इस चीज का ख्याल गजापति रूलर्स भी रखते थे, विजयनगर एम्पायर के लोग भी रखते थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी वाली तो कोई बात नहीं है, इसको 2 मिनट में मारकर पूरा का पूरा एक्सपेंशनिज्म करा जा सकता है बहमानी किंगडम तक, क्योंकि अब तो सिर्फ एक माइनर प्रिंस ये रह गया है। लेकिन फिर भी विजयनगर एम्पायर के रूलर्स एज वेल एज उड़ीसा के गजापति रूलर्स इस चीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि हमें किसी का ऐसी फायदा नहीं उठाना है। जबकि इस तरह की सोच, इस तरह की टेंडेंसी उस टाइम पर उत्तर भारत में नहीं थी। आपने कभी देखा है दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट में या फिर उससे पहले आप जितना भी नॉर्थ इंडिया को स्टडी करते हो कि जहाँ पर भी कोई माइनर प्रिंस है या किसी को कोई छत्र छाया में कोई पल रहा है तो वहाँ पर इन्वेजन ना करे कोई और फॉरेन पावर, मतलब आसपास के रीजनल किंगडम्स। देखा कभी आपने कोई रहम दिल की एक आपको डंगा सुनाई देता है क्या उत्तर भारत में? लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा था, है ना। एंड हेड द रेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन क्या हुमायूं शाह इसकी डेथ के बाद जो अपने मिनिस्टर चुना था ना, इसने सत्ता हाथ में ले ली थी। फिर हुमायूं शाह के बेटे को चाहता तो मार सकता था, लेकिन इसको मतलब बड़ा कर रहा था वो, और इसको इसी को प्रिंस माना इसने। इसकी बात हो रही है। हुमायूं शाह मतलब ये डेक्कन का सुल्तान है, ये अपना वो वाला हुमायूं नहीं है। अपना मिनिस्टर बनाया, ये मर गया इसके बाद आफ्टर हुमायूं शाह डेथ। गवान जो है इसने सत्ता हाथ में ले ली, लेकिन सत्ता हाथ में लेकर बैठा नहीं सत्ता पे। जो हुमायूं शाह का बेटा था निजाम शाह, छोटा था वो, प्रिंस था, ठीक है, उसके नाम पर सरकार चला रहा था कि जब तक ये बड़ा नहीं होता, सक्षम नहीं होता, मैं गार्जियन रहूंगा इसका। देखो लिखा भी हुआ है, गार्जियन ऑफ द माइनर प्रिंस, ठीक है। जागो ग्राहक जागो। मुगल एम्पायर वाला चैप्टर है। पहले चलाएगा। पहले बाबर को तो आने दो पहले। वो तो हाँ 1461 में बैठे अभी 15 नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ 1526 में बाबर को तो आने दो पहले। ठीक है। एंड हेड द इनका टेन्योर भी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। अगर आप बहमानी सल्तनत को देखो ना, बिल्कुल पैरेलल ही चल रहा है ना दिल्ली सल्तनत के साथ। तो देखो 1527, 1 साल ज़्यादा, बस 1 साल ज़्यादा दिल्ली सल्तनत वाले से। और उसके बाद लोधी, आपको पता है इब्राहिम लोधी का युद्ध बाबर के साथ कब होता है? 1526 में, है ना। बस ये 27 तक इनका टेन्योर चला।
ठीक है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना ये महमूद गवन और निज़ाम शाह, हुमायूं शाह. And he had the reign of the government in his hand. However, the young sultan died. मनहूसियत लगी हुई है खानदान भाई, ये भी मर गया. ठीक है, इन 1463 सी. एंड हिज ब्रदर मोहम्मद शाह थ्री, जो कि उस टाइम पे सिर्फ 9 साल का था, सक्सीडेड हिम. इसका टेन्योर रहेगा अच्छा खासा 1463 टू 1482. एंड महमूद गवन सर्व्ड एज हिज प्राइम मिनिस्टर. देखो ये भी कहानी कि इस खानदान के लिए लॉयल है, चाहता तो इसको मारना कौन सी बड़ी बात है ना, क्या जा बेटा तेरे को चॉकलेट देता हूँ और फेंक दिया ऊपर से, है ना. लेकिन नहीं किया उसने ऐसा. ऐसी वफादारी किसके दिल में थी विद रिस्पेक्ट टू मुगल एम्पायर अकबर के टाइम पर. अकबर का रीजेंट कौन, गार्जियन कौन, बैरम खान. लेकिन बस बात यही है कि अकबर की जब उम्र बड़ी होती है, बैरम खान की बातें, बैरम खान की बंदिशें लगने लग जाती हैं अकबर को. तो वो उसको क्या कहता है, हम चाहते हैं आप हज की यात्रा पे निकलें, आप मक्का जाएं. और वो रास्ते में जा रहा होता है, वापस लौट रहा होता है गुस्से में, और रास्ते में उसका कोई मर्डर कर देता है, नहीं पहुंच पाता वो कहीं पर भी. तो द पावर ऑफ द बहमानी किंगडम रीच इट्स पीक अंडर द रूल ऑफ मोहम्मद शाह थ्री. लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हो सका ओनली बिकॉज ऑफ द एडवाइस ऑफ महमूद गवन, मिनिस्टर जो उनके खानदान का था. तो इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल, एम्पायर इनका पूरा. ऑन द वेस्ट इट एक्सटेंडेड फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे, ईस्ट फ्रॉम काकीनाडा टू द माउथ ऑफ रिवर कृष्णा. और बहमानी किंगडम का जो इतिहास है आफ्टर दिस पीरियड इज एक्चुअली द रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ महमूद गवन. तो होता क्या है, अब नेक्स्ट रूलर के तौर पर हमें महमूद गवन ही दिख जाएगा. खानदान में तो इनके ज़्यादा कुछ है नहीं. हुमायूं शाह था, अच्छे से उसका वो मिनिस्टर बन के रहा. उसके बाद उसके छोटे बेटे का निज़ाम शाह, उसका भी एक वफादार गार्जियन बनकर रहा. जब वो मर जाता है तो निज़ाम शाह का भाई जो कि सिर्फ 9 साल का था, मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह ने जो भी चीज़ें करी फ्रॉम 1463 टू 82, जितना भी उसने नाम कमाया, शोहरत कमाई, एक्सपेंशनिज्म करा, कंसोलिडेशन करा, ये सब कुछ हो सका ओनली ड्यू टू द एडवाइस एंड सर्विस ऑफ महमूद गवन. तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा महमूद गवन खुद 1461 टू 81. तो बहमानी किंगडम जो है ये ऐसा नहीं था कि स्वतंत्र रूप से यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है. जो इनका खानदान है हुमायूं शाह का, वो इसी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, लेकिन इसने कभी भी प्रॉपर तरीके से सत्ता को छीनने की कोशिश नहीं करी. ठीक है, मोहम्मद शाह थ्री के टाइम तक. तो बहमानी किंगडम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया पावर के टर्म्स में. एंड टेरिटोरियल लिमिट, हाँ ये प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन क्योंकि सब कुछ यही कर रहा है तो इसकी तारीफ अलग से मेंशन करी हुई है. देखो टाइम देखो ना, 1463 टू 82 और ये 61 टू 81, मतलब ये इसी के टाइम की बात है मोहम्मद शाह थ्री की. लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, इसलिए मैंने बताई ना ये कि ये कुछ भी कर रहा है, जो इसका वर्चस्व है, ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, ये सारी की सारी एडवाइस और सर्विसेज कर रहा है महमूद गवन पे. अब मुझे क्या बताओ, ये क्या नाम है इसका, चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में कुछ है बिना चाणक्य के? कुछ है? कुछ भी खुद भी कुछ भी कर सकता है वो लाइफ टाइम बिना चाणक्य की हेल्प और एड एंड एडवाइस के? नहीं जान सकता वो कुछ भी. डायरेक्शन तो चाहिए ना उसे, तो डायरेक्शन के लिए महमूद गवन. ठीक है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो श्रेया, नो डाउट कि मोहम्मद शाह थ्री का नाम यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन अलग से राइटर को उसकी तारीफ करनी है. ठीक है तो 1461 टू 81 बहमानी किंगडम अपनी पावर की चरम सीमा पर पहुंचता है. एंड टेरिटोरियल लिमिट्स अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ महमूद गवन, यानी कि काफ़ी अच्छा मिनिस्टर था अगर इसकी इतनी तारीफ हो रही है और इतना वफादार था. ये था क्या, ये एक पर्शियन मर्चेंट था जो भारत आया था और भारत में डेक्कन में आके सेटल था 42 की एज में. एंड ही ज्वाइन द सर्विसेज ऑफ बहमानी किंगडम, वफादार उनका बनकर. फिर बाद में हुमायूं शाह से इम्प्रेस होता है और इसको अपना क्या बना लेता है, इसको अपना मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है. ठीक है, तो ही वॉज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ मालिक उल तुजर, दैट इज द चीफ ऑफ द मर्चेंट्स बाय द बहमानी रूलर हुमायूं शाह. हुमायूं शाह की सडन डेथ के बाद
जो उसका छोटा बेटा ये होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता वो, माइनर सन निज़ाम शाह, उम्र में काफ़ी बड़ा नहीं होता वो, तो उसकी कोरोनेशन सेरेमनी होती है, ये प्रॉपरली उसको कंडक्ट करवाता है. एंड अ रीजेंसी काउंसिल वॉज सेटअप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच महमूद गवर्न वॉज एन इंपॉर्टेंट मेंबर. रीजेंट जैसे मतलब मान लो कि जब तक ये प्रिंस जो हैं ये बड़े नहीं होते हैं, राजा नहीं बन जाते हैं, राजगद्दी पर बैठने के योग्य नहीं हो जाते हैं, इनके खानदान को हमें आगे लेकर चलना है, इसको कहते हैं रीजेंसी. तो इसलिए मैंने आपको अभी पूछा कि अकबर का रीजेंट कौन था, उसका गार्जियन कौन था? बैरम खान. गार्जियन तो हम बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में, खानदानी रिश्ते थे, आपके वो अंकल की तरह, चाचा की तरह, बड़े पापा की तरह आपको अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल टर्म्स में जब दूसरे लोग देखेंगे आपको तो वो रीजेंट के तौर पर ही देखेंगे आपके उस गार्जियन को. तो एक रीजेंसी काउंसिल स्टैब्लिश करी गई थी, लेकिन महमूद गवर्न ख्याल रखता था, वो उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर था कि कोई भी बगावत करके कैसे भी करके निज़ाम शाह का मर्डर ना करते, है ना. स्लोली ड्यू टू हिज पर्सनल क्वालिटीज ही वॉज मेड वजीर, द प्राइम मिनिस्टर, एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ख्वाजू ए जहां. ठीक है, पहले टाइटल क्या मिला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुमायूं शाह? मलिक उल तुज्जर, दैट इज द चीफ ऑफ द मर्चेंट्स. पर्शियन मर्चेंट था, क्योंकि काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, मैथ्स की नॉलेज इसको काफ़ी अच्छी थी. ही नॉट ओनली कंट्रोल द किंगडम इन एन एफिशिएंट मैनर बट ऑल्सो इम्प्रूव इट्स स्टेबिलिटी. उसके बाद बड़े सारे इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो थे किंगडम के इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने से रिलेटेड इससे इंट्रोड्यूस करे. एंड नोबल्स के बीच में जो भी तू में जो चलती थी, जो कि टसल चलता था, उसको उसने ख़त्म करने की कोशिश करी. एंड ही ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ सुल्तान ओवर द नोबल्स इन द प्रोविंसेस. इसने अपने किंगडम को डिवाइड करा था इन द 8 तरफ्स या फिर प्रोविंसेस, ईच गवर्न बाय तरफदार. इनके जो कंटेम्प्रेरी नॉर्थ इंडिया में जो दिल्ली के सुल्तान जो बैठे हुए हैं, वो लैंड को क्या बोलते थे, प्रोविंसेस को क्या बोलते थे, और उस पर्सन के उस लैंड होल्डर को क्या बोलते थे? जमीन का नाम है इक्तेदार. ये भी देखो है तो उन्हीं की परछाई ना एक तरीके से, सुल्तान ही है, मुसलमान रूलर्स ही हैं, है ना. लेकिन दक्षिण भारत में ये उसको क्या बोल रहे हैं? जमीन को तरफ, और पर्सन को, होल्डर को तरफदार. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू कर्व द मिलिट्री पावर ऑफ द तरफदार, मतलब ऐसे एनालिसिस आप लिखा करो जब भी आपको इनसाइट मिल जाए ना. आपने मान लो कि दिल्ली सल्तनत के नोट्स बना रखे हैं, आपने इक्ता सिस्टम पढ़ रखा वहां पर, तो इमीडिएटली स्टिकी नोट लेकर जाकर वहां लिख दो ये तरफ और तरफदार. ये यूज करा जाता था विद रिस्पेक्ट टू बहमानी किंगडम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महमूद गबन. ठीक है. और जब आप महमूद गबन के बारे में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे स्टिकी नोट लगा सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में अगर ये जो चीज़ थी तो वहां पर इक्ता सिस्टम में इक्ता और इक्तेदार बोला जाता था. ठीक है. इससे आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव होती है, आपकी एनालिसिस पावर स्ट्रांग होती है, और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप मतलब दूसरों से कहीं बढ़ चढ़कर सोच सकते हो. ठीक है. और आपके दिमाग की लिमिटेशंस खुलती हैं. तो इसमें आलस मत रखा करो अपना कभी भी. मैं आपकी सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू कर्व द मिलिट्री पावर ऑफ द तरफदार, गवर्न जो है ही ऑर्डर डैट ओनली 1/4 ऑफ ईच प्रोविंस वॉज टू बी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल तरफदार. मतलब एक तरफदार एक किले की जिम्मेदारी रखेगा अपने प्रोविंसेस में. रिमेनिंग फोर्स ऑफ द प्रोविंसेस वर प्लेस्ड अंडर अ किलादार और अ कमांडर ऑफ द फोर्ट्स हु वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अलायंसेस ऑफ द नोबल्स वर आल्सो रिड्यूस्ड. अगर ऐसे ही नहीं, मतलब इसने ये नहीं करा कि सबकी सैलरी या फिर अलायंसेस कम कर दिए, दे वर ऑल्सो रिड्यूस हु शर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अपनी जिम्मेदारी से दूर भागेंगे उनको अलायंसेस नहीं देता था ये. मिलिट्री जीनियस तो था ही. इतने टाइम तक इसने, हुमायूं शाह मर गया था, फिर भी इतने टाइम तक इसने पूरे के पूरे एम्पायर को संभाल कर रखा, तो मिलिट्री जीनियस तो हो गई. ही वे सक्सेसफुल वॉर्स अगेंस्ट विजयनगर, उड़ीसा के गजापति रूलर्स के द्वारा, एंड द सी पायरेट्स ऑन द अरेबियन सी. इसने विजयनगर एम्पायर की टेरिटरीज को कॉन्कर कर लिया था अप टू कांचीपुरम. ऑन द वेस्टर्न कोस्ट गोवा एंड धाबोल इसको कॉन्कर कर लिया गया था. गोवा के ऊपर कंट्रोल पाने के बाद और धाबोल रीजन के ऊपर कंट्रोल पाने के बाद बहमानी किंगडम अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ महमूद गबन,
ही स्ट्रेंथन इट्स ट्रेडिंग रिलेशंस विद इराक एंड ईरान। अब देखो मजेदार बात, इसका टाइम देखो जरा, 1461 टू 1481, ठीक है। और यहां पर चलते हैं, ये दिखा रहा हूं मैं आपको काफी टाइम से वाला क्वेश्चन। इसकी पेयरिंग तो नहीं है ना कोई, हाँ पेयरिंग है इसके अंदर। ये स्टेटमेंट है, अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट, establishment of ark and dome in the region's architecture, and establishment of Timurid dynasty in the region। ये तैमूर को अपना वो मानते थे, अपने वंश की जड़ मानते थे। वैसे इनका लिंक 7th क्लास की एनसीईआरटी में हमने पढ़ी थी एक लाइन, ये इनका लिंक वैसे चंगेज खान की साइड से भी था, लेकिन क्योंकि चंगेज खान ने बहुत सारे रूलर्स को, बहुत सारे जनता को पीड़ित करा था, मारा था, तो इनको पसंद नहीं था, है ना, कि चंगेज खान की साइड से इनका कोई लिंक जोड़ा जाए। तो इन्होंने अपने आप को तैमूर की साइड से, तैमूर डायनेस्टी से जोड़ा था, है ना, तैमूर की साइड से जोड़ा था। अब ये वो तैमूर नहीं जो हम पढ़ चुके हैं अभी चैप्टर्स में, मतलब एक तैमूर, एक रूलर था, एक लीडर था, उससे अपने आप को जोड़ा था। तो थर्ड तो ठीक है, लेकिन थर्ड में भी फिर हम 3 उसमें फंसे हैं। हमें फर्स्ट तो जानना ही पड़ेगा कि बाबर के आने के टाइम पे ही गन पाउडर का इंट्रोड्यूस हुआ क्या। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दो, आपने विजयनगर एम्पायर को पढ़ा मेरे साथ, प्रीवियस चैप्टर में आपने विजयनगर एम्पायर्स की तारीफ सुनी, ठीक है। और अगर मैं यहां पर आपको लेकर जाऊं, यहां पर, हाँ, तो पहले मुझे एक बात बताओ, मुगल एम्पायर और विजयनगर एम्पायर कौन पहले, कौन पहले? बाबर पहले कि कृष्णदेवराय पहले? कृष्णदेवराय पहले। जब ये अपने टाइम पर कैनन्स यूज कर रहा है जो कि बिना गोला बारूद के चल ही नहीं सकती, बारूद तो चाहिए ही है, गन पाउडर तो इसके अंदर चाहिए। मैंने अलाउद्दीन खिलजी की वो आपको वो दिखाई थी ना अभी प्रीवियस लेक्चर में, वो एक कैसे उसके ऊपर वो चारकोल वगैरह सब गिराकर, आग लगाकर उसको पूरा का पूरा फिर वो लॉन्च करा जा रहा है ना, पिस्टल्स और राइफल्स। तो एक बात बताओ, जब ये चीज यहां पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है ऑलरेडी, तो गन पाउडर बाबर के आने के टाइम पर कैसे इंट्रोड्यूस करा जा सकता है जब गन्स यहां पर ऑलरेडी मिल ही रही हैं। अब ये गन्स कोई वैसी तो थी नहीं कि आप इसके अंदर जो है गोलियां डालोगे और मैगजीन जो है वो लॉन्च करोगे। मैगजीन आप जानते हो ना, जिसके अंदर हम गोलियां डालते हैं, नीचे से लगाते हैं बंदूक के अंदर। तो ऐसा तो है नहीं कि आप इसको डाल के लॉन्च करोगे। शुरू में गन पाउडर इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन फिर भी आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन जाननी है। तो देखो आज ही आपके सामने आ रहा है ये वाला फैक्ट, और जिससे देखो यूपीएससी ने काफ़ी डीप में पूछा था, यानी कि वाली स्टेटमेंट, अराइवल ऑफ बाबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते कि ये विजयनगर एम्पायर भी क्या कंटेम्प्रेरी था, ये कहाँ पर था। और उसके अंदर भी बहमानी किंगडम की बात हो रही है, वो भी महमूद गवन। आज से पहले आप ही मुझे बता दो कहाँ आपने नाम सुना महमूद गवन का, कहीं पर भी नहीं सुना होगा। लेकिन ही वॉज द पर्सन हु इज क्रेडिटेड विद, ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ गन पाउडर इन द वॉर अगेंस्ट विजयनगर किंग्स इन द बेलगांव, एंड ही इन्वाइटेड पर्शियन केमिस्ट टू टीच ए सोल्जर्स द प्रिपरेशन यूज ऑफ गन पाउडर। यानी कि गन पाउडर का क्रेडिट किसको जाता है, किसको जाता है? अब यहां पर याद रखना एक बात, देखो जब ये कह रहे हैं ना कि विजयनगर एम्पायर के सामने इसने पहली बार यूज करा, तो ये जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, ये वाली पिस्टल वाली, राइफल्स वाली, ये तो मैं आपको कृष्णदेवराय के कंटेक्स्ट के अंदर दे रहा हूं। इसने शुरू में देवराय वन वगैरह से भिड़प थी ना इनकी, तो ये तब यूज कर चुका था। और जब ये यूज कर चुका था तो विजयनगर एम्पायर वालों को भी लगा भाई गन पाउडर वगैरह हमें भी यूज करना चाहिए, बंदूकें हमें भी यूज करना चाहिए। तो उन्होंने किसका सहारा लिया? मॉडर्न आर्टिलरी और बंदूकें वगैरह के खरीदने के लिए पोर्चुगीज का। वेरी गुड। तो आप इसको एक सेकंड आप इसको क्या, कहां गया ये, आप इसको क्या मानोगे आज के बाद जब इस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखोगे आप? 2024 का क्वेश्चन है ये, इंट्रोडक्शन ऑफ
गन पाउडर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, इट वॉज द इन्वेंशन ऑफ महमूद गवन। और इसने सबसे पहले किसके सामने यूज करा था इसको? विजयनगर एम्पायर वालों के सामने। ठीक है। और केमिस्ट को क्यों बुला रहे हैं? केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन शायद लव केमिस्ट्री नहीं है, ये गन पाउडर की केमिस्ट्री है। ठीक है। हाँ मयूर, आप कुछ पूछ रहे थे, अभी कुछ कह रहे थे आप, बताओ। हम्म। हाँ हाँ, मेन रीजन रह सकता है बिल्कुल। और देखो इन्वेंशंस और वो सारी बातें, हाँ मैं प्रॉपर नहीं मानता कि यूरोपियन कंट्री तो इन्वेंशंस की बातें वहीं पर होंगी। देखो केमिस्ट के अलावा ना, आप जैसे एक सब्जेक्ट जानते हो कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहता है वो मैजिकल पावर्स के साथ या फिर किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने के साथ एक सब्जेक्ट रहता है। एक ना बेस्ट सेलर बुक भी है, आप इसको पढ़ना कभी, बहुत बेहतरीन बुक। आपने एल्केमिस्ट के बारे में सुना है कि क्या होता है ये? है ना, ये ना एक जादुई साइंस होती है, ये एक बहुत रहस्यमय साइंस होती है। अगर कहते हैं कि इसके ऊपर अगर आप पकड़ अपनी बना लो ना, और अगर आपको ये पता लगे, आज भी चलती है, आज भी चलती है। आप किसी भी चीज को, वैसे तो बहुत सारी चीजों से लिंक होता है इसका, लेकिन आप किसी भी मेटल को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो इसका यूज करके। तो कुल मिलाकर अगर जो ये केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ये इसने कुछ तो क्या कहते हैं उसको, मतलब जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड करवाए होंगे इसके, कि कुछ ऐसी चीज बनाकर दिखाओ जिससे आग निकले, है ना, सामने वाले की जान चली जाए, बड़ा धमाका हो, है ना। तो फिर इसको आइडिया दिया किसी ने गन पाउडर का, और फिर इसने कहा चलो एक बार यूज करके देखते हैं विजयनगर रूलर्स के खिलाफ। फिर विजयनगर एम्पायर रूलर्स को ये लगा कि यार हम युद्ध में क्यों हार रहे हैं, एक तकनीक की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हार रहे हैं, गन पाउडर, पिस्टल्स, गन्स वगैरह। तो उन्होंने खुद डेवलप करने की कोशिश करी, और हेल्प उनकी किसने करी? पोर्चुगीज रूलर्स ने। वो जानते भी थे, वो पहले भी फेमिलियर थे, क्योंकि पोर्चुगीज के बारे में मैं इसलिए कहता हूँ, जो वेस्ट साइड का आप जो एनालिसिस दे रहे हो ना मयूर, वो बिल्कुल सही एनालिसिस है। बिकॉज आप उनकी खुद की शिप्स देखो, डबल डकर कैनन्स लगे हुए हैं। और पोर्चुगीज, मैंने आपको हमेशा बता रखा है, अगर इतने पावरफुल नहीं होते, एक सेकंड के लिए भी उनको डर था कभी अरब ट्रेडर्स का? बताओ, मुट्ठी भर पोर्चुगीज यहां पर चले आते हैं, और अरब ट्रेडर्स अपना कब से डेरा जमा कर बैठे हुए थे। पूरी दुनिया में खौफ था अरब ट्रेडर्स का, अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक, इन्होंने सबको खदेड़ फेंका भारत की धरती से, याद है। तो गन पाउडर का क्रेडिट किसको जाता है? महमूद गवन। ठीक है, तो ही ट्राई टू सेटल द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ द किंगडम, एंड गुजरात के रूलर की हेल्प लेकर ही डिफीटेड महमूद खलजी ऑफ मालवा रीजन। इन नामों को किसी भी नॉर्थ इंडिया के रूलर्स के साथ, किसी भी और एम्पायर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश मत करना कि खलजी नाम आया तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी होगा, हुमायूं नाम आया तो वो मुगल एम्पायर होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे मैं आपको हमेशा एक प्यारा एग्जांपल देता रहता हूँ, विक्रमादित्य। ठीक है, 12-13 रूलर्स का आपने अभी तक नाम देखा था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, गुप्ता एम्पायर तक, और उसके बाद भी। लेकिन आपको कंटेक्स्ट जाना पड़ेगा कि कौन सी विक्रमादित्य की कहाँ पर बात हो रही है। ओवर द कंट्रोल ऑफ बेरार। ठीक है, ही डिफीटेड महमूद खिलजी ऑफ मालवा ओवर द कंट्रोल ऑफ बेरार, कि बेरार के ऊपर कंट्रोल कौन रखेगा, तो उसने महमूद खिलजी को हराया और उस रीजन के ऊपर भी अपना कंट्रोल रख लिया। दस ही एक्सपेंडेड द बहमानी एम्पायर थ्रू हिज कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड मेड सपोर्ट्स, एंडाउमेंट्स, दान दक्षिणा टू बिल्ड अ कॉलेज एट बिदार, which was built in the Persian style of architecture। और Persian style of architecture क्या होती है? आर्क एंड डोम, ये याद है? ये याद है? और ये आर्क एंड डोम याद है? ऐसे होता है।
दिखा दूँ क्या? ये आर्क जो ये ऐसे करके मैं बना रहा था, ये वाला ऐसे जो नोकीला सा है ऐसा करके, डोम होता है गोल गुम्बस टाइप, ठीक है? ये देखो, ये ठीक है। और प्रॉपर तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आगे ऊपर देख रहे हो स्टाइल। मुसलमान रूलर्स यहाँ पर नहीं आए होते ना, तो आज भी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह, या आप कोई जाली वर्क देखो, आप किले देखो इधर उधर के, उनमें एक नक्काशी आपको देखने को ऐसे मिलती हैं। अब डोम जैसे क्या होता है, जैसे सांची स्तूपा का ये डोम देख लो आप, डोम स्टाइल, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये इमारतों के अंदर भी यूज़ करवाना शुरू करवाया, जैसे ये जो मकबरे होते थे, टॉम्स होते थे, ठीक है। मैं मुसलमान रूलर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा अभी, मैं भवानी किंगडम की, मैं ओवरऑल मुसलमान रूलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ताजमहल पे भी ये देखो, ये डोम, ये एक बड़ा डोम, साइड में पिलर्स के ऊपर डोम, ये बीच में देखो आर्क है, सारी की सारी है, ठीक है। तो सम ऑफ द मोस्ट फेमस स्कॉलर्स ऑफ द टाइम बिलोंगिंग टू ईरान एंड इराक केम टू दिस मदरसा। मदरसा क्या होता है? अ लर्निंग प्लेस फॉर मुस्लिम्स, प्रोमिनेंटली फॉर मुस्लिम, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी और को एंट्री नहीं मिल सकती है। आप अपने बच्चों को चाहो तो मदरसा के अंदर एडमिशन दिलवा सकते हो क्या? बिल्कुल दिलवा सकते हो, क्या दिक्कत है? देखो आजकल के मदरसा चेंज हो गए हैं, सारे मदरसा ऐसे नहीं होते हैं, वहां पर ना हर तरह के सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बहमानी किंगडम, वो ये था कि नोबल्स आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते रहते थे, एंड द नोबल्स वर डिवाइडेड इनटू डेक्कनी, ओल्ड टाइमर्स एंड अफाकीस, न्यू कमर्स, ठीक है। यहाँ पर पता है कैसे कन्फ्लिक्ट चल रहा है? वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वो नहीं था सिंडिकेट्स और इंडिकेट्स वाला, कुछ कह रहे कि हम बहुत पुराने नोबल्स हैं, हमारे खानदान चले आ रहे हैं नोबल्स में, है ना, और कुछ जो न्यू कमर्स हैं, तो वो ये डेक्कनी ना अफाकीस को समझाते थे कि तुम ऐसा करो वैसा करो। वो कहते थे हम अपने आप में सक्षम हैं, हम तुम्हारा नहीं खा रहे हैं, तो इनके बीच में भिड़प होती रहती थी। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन अफाकी, महमूद गवन जो था, he was liberal and wanted a compromise between the Afakis, that is new nobles, and the Deccanese old nobles. But unfortunately छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ थी ये रुक नहीं सकी, and Deccanese nobles plotted against महमूद गवन, and they induced the young sultan कि तुम इसको पनिश करो with a death sentence, and had him executed in 1482 C. बाद में सुल्तान ने अपने डिसीजन को रिग्रेट करा कि अब मुझे गाइड करने वाला कौन, अब मुझे दिशा दिखाने वाला कौन, और ये यंग सुल्तान कौन है? नहीं नहीं नहीं, महमूद गवन तो ये खुद है, ये जो सुल्तान इस टाइम पर कौन है? मोहम्मद शाह III। हाँ, बाद में देखो ना लिखा हुआ है सुल्तान रिग्रेटेड हिज हिस्ट्री डिसीजन एंड बरीड हिज प्राइम मिनिस्टर विद ऑनर, लो कर लो लेकिन इसके बाद अब बहुत तड़पा रहे थे ना विजयनगर एम्पायर वालों को। हाँ मतलब देखो ना, बात यही थी, स्टोरी मिस मत करो। गवर्न लिबरल था, ये अफाकीज और डेक्कनीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज चाहता था, लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयों को रोक नहीं सका। तो डेक्कनी नोबल्स जो ओल्ड नोबल्स थे, पुराने नोबल्स थे, वो महमूद गवर्न के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि ये खुद भी एक अफाकी था, नया नोबल था। तो उन लोगों ने मतलब काइंड ऑफ ऐसा मान लो कि सिंडिकेट्स ने भड़काया यंग सुल्तान को, छोटे सुल्तान को, कि तुम इसको ना मौत की सज़ा दे दो, फांसी दे दो इसको, और उसको मरवा दिया 1482 में। अब ये छोटा निब्बा था सुल्तान, बाद में सोचता है अब मुझे गाइड करने वाला कौन, अब मुझे कौन बताएगा कि मुझे क्या करना है, मैं तो पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट था। और फिर अपने प्राइम मिनिस्टर महमूद गवन को, क्योंकि वजीर बन गया था ना, वो टाइटल अभी उसका वजीर हो गया था, फूल माला के साथ अच्छे से दफन करा उसको। वो नहीं कहता अलाउद्दीन जब जलालुद्दीन खिलजी को मार के वो लाता, उसका सर ला के लाता है, तो कहता है ना उससे, इताद खान से, मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को शाही तमाम के साथ मिट्टी के हवाले कर दिया जाए
तो आफ्टर गवर्नस एग्जीक्यूशन behmani kingdom began to disintegrate and the provincial government declared their independence. ठीक है, बहुत अच्छा करा तुमने उसको मार के। देख रहे हो, जब तक वो था किसी की नजर नहीं थी, यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था, ये लड़ भी रहे थे, लेकिन उसने फिर भी समझौता करके रखवाया इसको। अब सुल्तान तो जो कहेगा वो करने पड़ेगा। सुल्तान से इतनी बड़ी मूर्ता हो गई मोहम्मद शाह III से, यहाँ पर इसका जो जिक्र है मोहम्मद शाह III का, तो इससे इतनी बड़ी गलती हो गई कि ये भूल गया इसने इसके बाप दादाओं को, भाइयों को कैसे गाइड करा है पूरी जिंदगी, है कि नहीं। उसने अपनी जिंदगी लगा दी वफादारी में। महमूद गवर ने गन पाउडर को इंट्रोड्यूस करने वाला वो, विजयनगर एम्पायर को चुप रखने वाला वो, लेकिन फिर भी अब तो ये निब्बा भी नहीं बचेगा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड विजयनगर किंग कृष्णदेव राय डिफीटेड द लास्ट रेमनेंट ऑफ द बेहमानी सल्तनत पावर, आफ्टर विच द बेहमानी सल्तनत कोलैप्स। लो और मार लो, इसी को हरा दिया। आफ्टर 1518 सी सल्तनत ब्रोक अप इनटू 5 स्टेट्स। ठीक है, अब जो हम पढ़ते हैं ना, ये जो बैटल ऑफ तड़ीकोटा या राक्षसी तंगड़ी में जो हम अलायंस पढ़ रहे थे, ये है वो सारे के सारे 5 स्टेट में जो तितर बितर होकर फैल गए। क्योंकि अब अभी तक आपको ये लगा होगा कि सर ये क्या है, ये अलग अलग नाम क्यों है, इसको फिर हम बेहमानी सल्तनत क्यों नहीं बोलते। क्योंकि ये इन्होंने थोड़ा सा ना पोस्टमार्टम करके लिख रखा है, इसका मतलब बाद की बातें लिख रखी है। बेरार अलग हो गया, अहमदनगर निकला, बिदार निकला, गोलकोंडा निकला, बीजापुर निकला। अब अगर मैं आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन दूं और मैं बोलूं कि इन 5 में से एक को एलिमिनेट करो जो कि बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी या फिर इस ग्रैंड अलायंस का पार्ट नहीं था, तो आप किसको बेदखल करोगे? इन 5 में से कौन नहीं था बैटल ऑफ तलीकोटा का पार्ट, राक्षसी तंगड़ी या फिर बनीहट्टी? हो रही है ना कंफ्यूजन? ये देखो, डेक्कन स्टेट्स बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार, एक्सेप्ट बेरार दे फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी। और विजयनगर आर्मीज को उन्होंने हराया एट बैटल ऑफ बनीहट्टी, बैटल ऑफ तरीकोटा या बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, कुछ भी कह लो। ठीक है, रामा राय को इम्प्रेजन कर दिया गया था और उसको मार दिया गया था, और उसके बाद विजयनगर एम्पायर टेस्टनेस हो गया था, एक्सेप्ट बेरार। तो ऊपर चलते हैं, ये जो दूर पड़ा हुआ है ना अलग से, इसको दरकिनार कर दिया गया। बस ये याद रखना, मैं आज से गलती करता हूं उसको समझने में, ये नाम कंफ्यूजिंग है क्योंकि बिदार पास में है, बेरार दूर है। क्लियर हुआ? हाँ, तो मैं आपसे डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहा था। अहमदनगर नाम देख लो पहले, इसको छोड़ो जरा, राक्षसी तंगड़ी को दिमाग से निकालो 2 मिनट के लिए। 5 हैं वैसे टोटल यहां पर, बेरार, बेदार, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर। ये सबके आगे ये आसपास में ये ताज क्यों बना हुआ है? क्योंकि 5 इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश हुए थे यहां पर। ठीक है, सल्तनत ब्रोक अप इनटू 5 स्टेट्स। निजाम शाही रूल कर रहे थे अहमदनगर को। अहमदनगर में कौन थे? निजाम शाही। उसके बाद आदिल शाही ऑफ बीजापुर, आदिल शाही। उसके बाद कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा। इमाद शाही ऑफ बेरार, और लास्ट बारिद शाही ऑफ बिदार। ये वहां लिखा हुआ था, मैंने फिर भी आपका टाइम वेस्ट करवाने को यहां पर ये दोबारा पता क्यों लिखा? मेरी एनालिसिस एक हायर लेवल पर और जाती है। बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी में ये जो निजाम शाही है, बारिश शाही है, कुतुब शाही है, आदिल शाही है, इमाद शाही है, इनमें से कौन से शाही ने पार्टिसिपेट नहीं करा? अगर रीजन ना दे यूपीएससी तो, मैं समझ रहे हो मेरी बात, कि यूपीएससी मतलब मान लो श्रेया ये रीजन्स जो है वो खा जाए ऑप्शन से, बेरार, अहमदनगर, बिदार, ये सब कुछ वो भूल जाए और ये 5 दे दे और बोल दे इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो हमारा आंसर क्या होगा?
इमाद शाही ने पार्टिसिपेट नहीं करा। यही थे ना, बेरार रीजन से इमाद शाही, और कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाता था? डेक्कन सल्तनत। पुराना नाम इनका क्या था जब ये सिंगल थे? तो भावानी किंगडम। अब समझ में आया? क्लियर हुआ ये पूरा? उसके बाद मेहमानी किंगडम डिसइंटीग्रेशन। निज़ाम शाही अहमदनगर से, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकोंडा, इमाद शाही बेरार, बारिश शाही बेदार। तो किसने पार्टिसिपेट नहीं करा था विजयनगर रूलर्स को हराने में ड्यूरिंग बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, तलीकोटा, बनीहट्टी? इमाद शाही और बेरार। ठीक है, बाकी सारी की अलाइंसेस थी। तो निज़ाम शाही अहमदनगर, इट वॉज फाउंडेड बाय अहमद भारी, इट वॉज एनेक्स्ड बाय शाहजहां। आदिल शाही बीजापुर, फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह बिल्ड द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट डोम, गोल गुम्बस ऑफ बीजापुर। ये गोल गुम्बस दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डोम। ठीक है। Another prominent ruler was Ibrahim Adil Shah II from 1580 to 1627, the fifth king of the dynasty. Religious tolerance के लिए जाना जाता था यहाँ पर, and he was given the title of Jagat Guru Budshah owing to his belief in secularism. He tried to bring in cultural harmony between the Shias and the Sunnis and between Hindus and Muslims through music. He was a great lover of music, played musical instruments, sang and composed praise of Hindu deities, सरस्वती माता और गणपति जी। ही रोड द बुक किताबे नवरास, बुक ऑफ 9 रस, इन दक्कनी लैंग्वेज। ही मेंटेड अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिशियंस, 4,000 गाने वाले इसके कोर्ट में रहते थे। एंड अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन वॉज नोन एज लश्कर ए नौरस, आर्मी ऑफ नौरास, एज दे वर पेड बाय द गवर्नमेंट रेगुलरली। उसके बाद इट वॉज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब। यहां पर ये मुगल एम्पायर की बात, ये मुगल एम्पायर्स की बात हो रही है, इतना समझ गया ना? मतलब निजाम शाही जो अहमदनगर के अंदर है उसकी सल्तनत किसने खत्म कर दी? शाहजहां ने। ठीक है। आदिल शाही जो बीजापुर के अंदर थे उनकी सल्तनत किसने खत्म करी थी? औरंगजेब ने। ठीक है। फिर बेरार रीजन के इमाद शाही, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था क्या बैटल ऑफ तलीकोटा में? नहीं। फाउंडेड बाय फतुल्ला खान इमाद उल मुल्क, नाम है पूरा इसका, फतुल्ला खान इमाद उल मुल्क। लेटर कॉन्कर्ड बाय निज़ाम शाही रूलर्स ऑफ अहमदनगर, इनको निज़ाम शाही रूलर्स ने इन्वेट कर दिया था। ठीक है। ये पता है क्यों? याद है ये वाली एनालिसिस? डेक्कन पावर्स एक दूसरे से लड़ रही थी यहां पर, ये देख रहे हो? व्हेन निजाम ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही गोलकोंडा दे सॉट रामा रायस हेल्प अगेंस्ट बीजापुर। रामा राय ने एक षड्यंत्र रचा था कि हाँ जो जीत रहा है मैं उसकी साइड हो जाऊंगा, विन विन सिचुएशन वाली साइड। आपस में लड़ते थे ना। वेन आदिल शाही ऑफ बीजापुर एंड बारिश शाही ऑफ बेदार डिक्लेयर्ड अ वॉर निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, ठीक है, तब वो फिर अहमदनगर रूलर की साइड हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। इट वॉज लेटर कॉन्कर्ड बाय निजाम शाही रूलर्स ऑफ अहमदनगर। फिर नहीं नहीं नहीं, ब्रिटिशर्स भी नहीं थे, मतलब हाँ ब्रिटिशर्स तो मतलब उस टाइम पर थे। वो ब्रिटिशर्स नहीं थे, मैं कब कह रहा हूँ ब्रिटिशर्स थे? ये देखो यहां पर जो बैटल था मराठा एम्पायर एंड द दुर्रानी एम्पायर ऑफ अफगानिस्तान। हाँ, अच्छा आप ये कह रहे हो कि हेल्पिंग सपोर्ट इन्होंने दिया था? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक वो भी तो होता है अवध का नवाब, वो भी तो बोला था मैंने, ट्रेलर दिखाया था ना आपको, संजय दत्त वगैरह को बुलाने का काम वही करता है जैसे,
और फिर वो एक लाइन नहीं सुनाई थी मैंने आपको कि यमुना का पानी जब वो पिछली बार आया था तो 7 दिन तक लाल रहा था। हाँ, अहमद शाह अब्दाली। तो कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, फाउंडेड बाय कुली कुतुब शाह हु बिल्ड द फेमस गोलकोंडा फोर्ट। Muhammad Quli Qutub Shah, he was the greatest of all the Qutub Shahi rulers who built the city of Hyderabad and Charminar. The kingdom was annexed by again औरंगजेब, और औरंगजेब ने इसके अलावा किसका एनेक्सेशन करा था? आदिल शाही का बीजापुर में। ठीक है, चार मीनार जानते हो उसके बारे में? नहीं नहीं, हैदराबाद। उसके बाद बारिश शाही ऑफ बिदार, इट वॉज फाउंडेड बाय अली बारिद, एनेक्स बाय आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर। ठीक है, तो ऑफ दीज किंगडम्स ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा, दे प्लेड अ लीडिंग रोल इन द डेक्कन पॉलिटिक्स। जब तक इनको मुगल एम्पायर खा नहीं जाता है 17वीं सेंचुरी में बाय रूलर्स लाइक औरंगजेब और शाहजहां। इसने निज़ाम शाही को ख़त्म कर दिया था। ये देख लो, एनेक्स बाय शाहजहां। आदिल शाही ऑफ बीजापुर, इट वॉज एनेक्स बाय औरंगजेब, और यहाँ पर भी कुतुब शाही औरंगजेब। बात करें इमाद शाही की, इनको हरा दिया था निज़ाम शाही रूलर्स ने, और बारिश शाह को आदिल शाही रूलर्स ने। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।